डिग्री का फर्जीवाड़ा, गलत सर्टिफिकेट, गलत स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या कोई नकल करते हुए नकल प्रकरण के अंदर पाए गए, पुलिस द्वारा पकड़े गए। आरपीएससी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे हम डी-बार कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, वो बच्चे वहाँ पर भी डी-बार किए जाएंगे। बहुत बड़ा खामियाजा है, उनको भुगतना पड़ेगा। फर्जी डिग्री से, फर्जी सर्टिफिकेट से, दलालों के झांसे में ना आए। आप कितना भी जोर लगा लो, आपका जो हैंडराइटिंग, जो आपका सैंपल होगा, उसकी मदद से फॉरेंसिक साइंस से हर बच्चे को पकड़ लिया जाएगा। परीक्षा में अनुचित तरीके आपके भविष्य को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी देखने को मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 338 ऐसे अभ्यर्थियों को डी-बार किया गया है जिन्होंने परीक्षा में अनुचित संसाधनों का उपयोग किया है। ऐसे में अब वो आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में कभी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में होने वाली भर्ती परीक्षाएं और बोर्ड की ओर से जो नवाचार किए जा रहे हैं उनको लेकर खास बातचीत करेंगे बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे 338 अभ्यर्थी, एक बड़ा गुना जिनका खामियाजा उनके भविष्य को चौपट करके। आपने बिल्कुल सही फरमाया और जय हिंद सभी को। हमने कल 339 बच्चों को डी-बार किया था, लेकिन एक बच्चे का डी-बार का पीरियड पूरा हो गया, इसलिए आज 338 बच्चे रह गए। और ये बच्चे विभिन्न परीक्षाओं के अंदर अनियमितता करते हुए पाए गए, कोई कूटरचित साधनों का उपयोग करते पाए गए, यानी कि डिग्री का फर्जीवाड़ा, गलत सर्टिफिकेट, गलत स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या कोई नकल करते हुए नकल प्रकरण के अंदर पाए गए, पुलिस द्वारा पकड़े गए। तो इन सभी बच्चों को 2018 से ये तकरीबन जो अलग अलग परीक्षाएं हुई उनमें पकड़े गए और फिर उनको हमने डी-बार किया और ज़्यादातर बच्चे आजीवन डी-बार किए गए हैं। और इन सब की लिस्ट हमने आरपीएससी को भी भेजी है और आरपीएससी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे हम डी-बार कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, वो बच्चे वहाँ पर भी डी-बार किए जाएंगे। इसके अलावा हम ये सब लिस्ट अभी आगे जो दूसरे होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी या दूसरी जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, उनको भेजेंगे। और ये सब बच्चे हमारे पास ही नहीं बल्कि बाकी अलग दूसरी एजेंसी की जो एग्ज़ाम उसमें भी डी-बार किए जाएंगे। यानी कि बहुत बड़ा खामियाजा है, उनको भुगतना पड़ेगा अपनी छोटी सी गलती का जो उन्होंने की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचें। फर्जी डिग्री से, फर्जी सर्टिफिकेट से, दलालों के झांसे में ना आएँ, नकल वकल प्रकरण में ना पाएँ। आजकल बहुत ज़्यादा हम अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी मदद से यदि कोई बच्चे अपनी कॉपी करते पाए गए और उनके आंसर सिमिलर हो गए तो पकड़े जाएंगे। यदि किसी सेंटर के अंदर मास चीटिंग होती है, नकल होती है, तो वो सेंटर पूरा की पूरा पकड़ा जाएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये इन सब चीज़ों से बचें, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से आप परीक्षा दें, तो आपको खुद खुशी होगी, अच्छा लगेगा जब आप सफल होंगे एग्ज़ाम के अंदर। तब सबसे ज़्यादा भर्तियों में फर्जी डिग्री और फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मामले सामने आते हैं। क्या भविष्य में आपकी ओर से ऐसा कोई प्लान बनाया जाएगा कि इन फर्जी जो डिग्रियां हैं और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं, इन पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, तो मैंने महसूस किया कि काफ़ी सारे बच्चों के सर्टिफिकेट मुझे फर्जी लगते हैं, या वो सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए, अवार्ड किए गए, और वो इस यूनिवर्सिटी के पास में एनसीटी की मान्यता नहीं है। तो ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने आए, शिकायतें आई और हम उसकी जांच ऑलरेडी कर रहे हैं। और जब हमने जांच के तो पाया ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कई सारे बच्चों को डीपीएड के डिप्लोमा दे दिया है या बीपीएड दे दिया है और उनके पास एनसीटी की मान्यता नहीं है। तो अपने खुद के स्तर पर हमने काफ़ी कोशिश की है एनसीटी से मिलाप करके चेक करने की, और हम कोशिश कर रहे हैं बाकी जो फेडरेशंस हैं स्पोर्ट्स की, उनसे चेक करने की। और जैसे जैसे हमको खबर मिलती जा रही है, डिटेल्स मिलती जा रही है, वेरिफिकेशन मिलता जा रहा है, जिन बच्चों का नहीं मिल रहा है उनको फिर हम अभी डी-बार करेंगे। आगे चलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बने, एक प्रॉपर सिस्टम बने जिसके अंदर राज्य स्तर पर स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, डिग्रीज़, इन सब की जांच राज्य स्तर पर हो सके और उनके पास पूरे साधन हो चेक करने के। हमारे पास अभी साधन की कमी होती है चेक करना, तो हमने खुद के स्तर पर, मैं खुद कोशिश करता रहता हूँ कि किस तरह से पता कर सकें। लेकिन आपने सही फरमाया, हो सकेगा तो कोई, मैं रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट को भी ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट या डिग्रीज सब अच्छे से चेक हो जाएं। सर, बोर्ड अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली परीक्षा, ये सूचना सहायक परीक्षा कम होकर मेजर आलोक राज की परीक्षा ज़्यादा थी, किस रूप में देखते हैं इसको? यस, ये पहली परीक्षा थी हमारी, और बल्कि कहना चाहूँगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी 1 साल के बाद पहली परीक्षा हुई है, क्योंकि लास्ट परीक्षा हुई थी शायद फरवरी में हुई थी।
तो काफ़ी टाइम बीत चुका था, लेकिन मुझे खुशी है कि परीक्षा अच्छे से संपन्न हो पाई, कोई व्यवधान नहीं हुआ। एक अभ्यर्थी पकड़ा गया जो कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि डमी के तौर पे आया हुआ था, और एक और बच्चे की जांच चल रही है। बाकी सब अच्छे से हो गया। हमने इस बार एक नया प्रयोग किया था। हम चाहते थे कि डमी अभ्यर्थी को पकड़ने के लिए हर एक बच्चे से उसकी हस्तलिपि का एक नमूना लिया जाए। वो हमने लिया और हमने पाया कि ये एक बहुत अच्छा एविडेंस होगा कोर्ट में यदि कोई भी बच्चा पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप अपने सिग्नेचर को भी आप कॉपी नहीं कर सकते हो, तो एक सेंटेंस को पूरा लिखना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। आप कितना भी जोर लगा लो, आपका जो हैंडराइटिंग, जो आपका सैंपल होगा, उसकी मदद से फॉरेंसिक साइंस से हर बच्चे को पकड़ लिया जाएगा। तो मैं आगाह करना चाहूँगा बच्चों को कि वो सोचे भी ना कि अपनी हैंडराइटिंग को चेक करके और अपने चेंज करके डमी को बैठा देंगे। तो अभी ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर किया जाएगा। हमने कई सारे नए प्रयोग किए, जो बताने लायक था मैंने बता दिया, बाकी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, और आगे भी वो प्रयोग किए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसी की वजह से जो एक लगाम कसने वाले थे हम पेपर लीक माफिया पर और नकल माफिया पर, वो कसी जाएगी। सर, परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले टाइम में और भी परीक्षाएं होने वाली, कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पर विशेष फोकस है, साथ ही उन परीक्षाओं को पारदर्शी करवाने के लिए बोर्ड क्या कदम उठाने जा रहा है? तो अभी 3 फरवरी को 2 परीक्षाएं हैं, एक जीएनएम परीक्षा है और एएनएम परीक्षा है, और फिर 4 तारीख को कृषि सुपरवाइज़र की परीक्षा है। उसके बाद में फिर एक दौर है परीक्षाओं का जो चलता जाएगा मार्च तक, उसके बाद अप्रैल के अंदर भी। तो फोकस हमारा हर एक परीक्षा पर रहता है। हमारा ऐसा नहीं कि संविदा परीक्षा है तो उस पर कम फोकस है, और लगातार जो रेगुलर परीक्षा है उस पर ज़्यादा है, उस पर फोकस ऐसा नहीं है। हम सभी परीक्षाओं पर बराबर फोकस रखते हैं, क्योंकि हर एक परीक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर पेपर लीक एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर नकल माफिया। तो यही कोशिश है कि इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि पेपर लीक से बचने के लिए हमने अभी हमारी जो संख्या है डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स की बढ़ा दी है। वो कुछ सेंटर्स में डाला, पहले जाते थे 6 सेंटर में, अब वो कम सेंटर में जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर को सिर्फ टाइम से ही वहाँ पहुँचना, ज़्यादा जल्दी ना पहुँचना ट्रेजरी से निकल कर, बच्चों को 1 घंटे पहले ही आने से रोक देना, उसके बाद में किसी अभ्यर्थी को किसी भी वजह से सेंटर में आने ना देना। तो ऐसे कई सारे हमने ये स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से जो संभावना एक होती है पेपर लीक की, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। एज़ फार एज़ नकल का बताया आपको मैंने कि हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि यदि कोई बच्चा उस नकल करता है या कहीं सेंटर में मास चीटिंग होती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से वो बात सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो वहाँ पर एक फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है हर एक अभ्यर्थी की, वो सब बहुत ही अच्छे से गहन तरीके से की जा रही है पुलिस के द्वारा और हमारी एजेंसी के द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो सिस्टम बना है वो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, और बच्चों को भरोसा बढ़ेगा कि सारी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो काफ़ी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, और जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं सर वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी कोऑपरेट करेंगे। जो परेशानी होती है इसमें जल्दी आने के अंदर, कपड़ों के चेकिंग के बारे में, उससे वो उसको बुरा नहीं मानेंगे और हमको सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। सर, एक लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी लगातार आपके पास यहाँ आके गुहार लगा रहे हैं, लंबा टाइम हो गया है, क्या लगता है कब तक उनको नियुक्ति, क्योंकि जब सफल हो जाते हैं उसके बाद नियुक्ति का इंतज़ार बहुत लंबा होता है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बच्चों को उसकी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और हमको भी तकलीफ़ हो रही है। हम भी चाहते हैं कि जो हमने बल्क रिज़ल्ट पूरा निकाल दिए लेवल 1 लेवल 2 के, लेकिन कुछ बच्चों के रिज़ल्ट बीच में अटक गए, और चूँकि वो ये प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है तो ज़्यादा बोल नहीं सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो L1 रीट लेवल L1 का जो है उसकी डेट शायद 29 जनवरी की मिली है, तो मुझे उम्मीद है 29 जनवरी को इसका निपटारा होना चाहिए। L2 का जो रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम की जो कोर्ट में पिटिशन लगी थी और कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसमें हमने स्टे ले लिया था, और उसके बाद से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो हम उनकी एक ओपिनियन लेकर फिर उसको हम प्रक्रिया को दोबारा शुरू करेंगे, यदि ऐसी उनकी ओपिनियन होती है तो हमारी वही कोशिश जारी है कि यदि एडवोकेट जनरल साहब से नहीं हो पा रहा है तो हम कोशिश करें कि डबल एजी साहब से उसकी ओपिनियन लेकर इस कार्रवाई को करें। तो मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हम ये लीगल ओपिनियन लेंगे उनसे और फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। CHO भर्ती की बात करेंगे, नई डेट जारी हो गई है। पद बढ़ने के बाद अब स्टूडेंट में एक असमंजस की स्थिति है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे, कुछ का कहना है नहीं होंगे।
स्थिति स्पष्ट करने की अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि क्या रह सकता है? तो ये सिर्फ CHO नहीं बल्कि ANM GNM जो 2 एग्ज़ाम्स हैं वो 3 तारीख को हैं फरवरी को, और CHO 3 मार्च को है। तो तीनों ही जो परीक्षाएं हैं तीनों में ही पद बढ़े हैं। तो उसका जो नियम है वो ये है कि यदि बढ़ने वाले पद की संख्या 50% से कम होती है तो आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो फॉर्म्स बच्चों ने भरे हैं उसी बेसिस पर आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। यदि वो 50% ज़्यादा पद बढ़ जाते हैं तो फिर आपको पूरा एक प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा, नई डेट देनी पड़ेगी, नया सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसी को ध्यान रखते हुए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो पद बढ़ाए हैं ANM GNM और CHO में वो 50% से कम ही बढ़ाए हैं। तो जो पहले पद थे उसके 50% को लेकर सही कम बढ़ाए हैं। इसलिए जो एज़ पर रूल्स है हमको दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करना है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके माध्यम से ही जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं, और उनको खुशी होनी चाहिए कि उनके ज़्यादा बढ़े हुए पद में अंदर ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा सेलेक्ट होने का। तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी दिमाग में परेशानी के, बिना किसी टेंशन के आप सब बच्चे पढ़ाई करें, तैयारी करें और कोशिश करें कि आप ANM GNM और CHO में सफल हो पाएँ। बिल्कुल। तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों के मन में कई सवाल थे। हमने कोशिश की कि बोर्ड अध्यक्ष की ज़ुबानी इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएं, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं हम सफल हुए हैं। ऐसे में आने वाली परीक्षाएं उनको पूरी तरीके से पारदर्शी करवाने के लिए जहां बोर्ड पूरी तरीके से कर संकल्प है, तो इसके साथ ही अनुचित संसाधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की अब खैर नहीं, ये मैसेज भी साफ साफ दे दिया गया है। ऐसे में आने वाली परीक्षा की तैयारी कीजिए, अनुचित संसाधनों का प्रयोग ना कीजिए। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।